हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए स्टार्ट होता है हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बेसिकली जो है वो 5 चीजें होती है। पहला तो इनकम स्टेटमेंट जो बेसिक होता है, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तीसरा बैलेंस शीट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और पांचवा जो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हर चीज किसी न किसी पर्पस को सर्व करती है। तो जो अपना इनकम स्टेटमेंट होता है वो जनरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है कि आपने जो पीरियड में बिजनेस कराया है उस बिजनेस से आपको कितने की प्रॉफिट या लॉस हुई है एट द बॉटम लाइन पे। फिर आपकी जो बैलेंस शीट है वो बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द पॉइंट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है एज ऑन होता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, इट इज द रिकंसिलिएशन ऑफ कैश। ठीक है, आपको कैश कितने आए, कैश कितने आउटफ्लो हुए, इसका रिकंसिलिएशन है। फिर आता है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये बताता है कि साहब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आया या आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस किया उसका आपके पास कंप्लीट एक रिकंसिलिएशन होता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें इसके अंदर में आती है जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर होता है वो कौन होता है और उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तेनों पता है कि देखिए कोई भी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनती है वो बनती है साहब के यूजर्स को इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करेंगे। यूजर्स आपके फाइनेंस यूजर्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंस भी होते हैं। तो आप फाइनेंस वाले बंदे क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो नॉन फाइनेंस वाला बंदा भी उसको समझ सके। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग क्या करते हैं नंबर को अपने फॉर्मेट्स में डाल के और बाद में उनको एज अ नेट रिजल्ट हम उनको बताते हैं साहब बिजनेस इज परफॉर्मिंग और बिजनेस इज डिटोरिएटिंग। ठीक है, तो वो हम उनको बताते हैं। तो उन्होंने बोला कि फोकस, तो ऑब्जेक्टिव क्या है जनरल पर्पस के लिए। तो इन्होंने बोला कि देखिए द फोकस ऑन द यूजर्स, यूजर्स कौन से हो सकते हैं, द प्राइमरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर एंड क्रेडिटर्स, ये सारे हमारे क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। टू एनेबल देम टू मेक द डिसीजंस अबाउट द प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू द एंटिटी, बिकॉज वो क्या होते हैं हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, वो हमारे यहाँ क्या करते हैं पैसे लेके आते हैं, हमारे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना। आगे जब आते हैं जो बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट जो होता है वो फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है। इनकम स्टेटमेंट जो होता है जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है ओवर द पीरियड। ठीक है, उसके बाद वाया एक्रूअल अकाउंटिंग, हम सवाल बनता है कि साहब एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखिए एक्रूअल अकाउंटिंग ये होती है कि अगर जिस पीरियड का एक्सपेंस होता है उस पीरियड में उसको आपको बुक कर लेना चाहिए, इवन दो इफ यू पेड और नॉट पेड इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो है ये रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बताता है कि आपने साहब क्या रेवेन्यू अर्न किया, क्या लॉस अर्न किया। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज अगेन क्या बोलते हैं, ये रिपोर्ट करता है किसके बारे में, कैश इनफ्लोज के बारे में। साथ में ये भी बताता है कि कौन से सोर्सेज से आपके पास पैसे कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कैश फ्लोज होते हैं उसके अंदर 3 डिविजन्स होते हैं, पहला ऑपरेशन, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंशियल। तो ये हमें बताता है कि साहब आपका ऑपरेशन से कितने पैसे आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आए और फाइनेंशियल एक्टिविटी से आपको पैसे कितने आए हैं। लास्ट में आता है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज, ये बताता है सोर्स द कैपिटल रिसीव्ड और रिटेन अर्निंग फॉर द फिस्कल ईयर, चेंज इन द कैपिटल रिसीव्ड इंक्लूड द इशुएंस एंड रीपर्चेज ऑफ शेयर्स एंड चेंज इन रिटर्न इन नेट इनकम डिविडेंड। तो ये सब जो भी कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे कहाँ कैप्चर हो जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। अब आता है साहब कि हमारे पास डायरेक्ट ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है। तो ये बताया कि कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ इनडायरेक्ट बताता है। तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये बताता है जैसे कि आपकी बैलेंस शीट के बारे में बताता है कि साहब आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है। दूसरा आपके पास इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करता है कि आप कितना इनकम कमा रहे हैं, कितना इनकम एक्सपेंस हो रहा है, और एट द एंड आपके कैश फ्लोज के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है हाउ द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, हाउ द कंट्रोल्स आर बीइंग इन प्लेस्ड। ये सारी चीजें हमें पता चलती है। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और नॉन इनकम स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। तो देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, दूसरा कहा जाता है मल्टीपल स्टेप्स। तो जो सिंगल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है कि देखिए साहब आपने टोटल रेवेन्यू लिख लिया जिसके अंदर नेट इनकम, अदर रेवेन्यूज जो भी है सब आपने ऐड कर लिया, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सब आपने लिख लिया, टोटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को आपने ऐड कर दिया, यानी कि नेट रेवेन्यू माइनस नेट एक्सपेंसेस जो इनका है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस।
बिफोर टैक्स होता है। उसके बाद आप जो टैक्स का एक्सपेंस देते हैं जो निकल के आता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑपरेशन। उसके बाद क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का चाहे वो इनकम हो या प्लस या माइनस हो सकता है, या तो इनकम होगा नहीं तो लॉस होगा, उसको हमेशा नेट ऑफ टैक्स में दिखाएंगे। तो इसके ऊपर एमसीक्यू में आता है कि साहब जो डिसकंटिन्यूड इनकम ऑपरेशन का जो इनकम है उसको आप कहाँ दिखाइएगा, तो आप बोलिएगा जी कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद एक लाइन इंसर्ट करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी क्या, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उससे जो रिजल्ट निकल के आएगी या तो उसको हम नेट इनकम या अर्निंग्स बोलेंगे। उसके बाद अगर कोई अदर ऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का इनकम है या लॉस है उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो रिजल्ट जो बन के आएगा उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सवाल बनता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या एक्सपेंसेस क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में नीचे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे मल्टी स्टेप्स में क्या होता है कि बहुत थोड़ी सी डिटेल्स में आप चले जाते हैं, आप समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें को आपने सेपरेट करके दिखाना है ताकि यूजर्स के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो आपके इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को देख के, वो आपके इनकम स्टेटमेंट को देख के समझ सके, अपना डिसीजन ले सके। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की एक्टिविटीज है, ये ऊपर में क्या है, सेल करके जो पैसे आएगा उसके ऊपर जो इमीडिएट कैसे आपने पेमेंट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसका जो नेट इनकम रिजल्ट्स बनता है उसको हम बिजनेस के ऑपरेशन वाले पार्ट में काउंट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ से जो रिजल्ट बन के आया, ऑपरेटिंग इनकम बन के आया, यानी कि दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद अगर कोई रेवेन्यू या गेन होता है, रेवेन्यू या गेन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि वो मेन बिजनेस नहीं है लेकिन कोई एंसिलरीज एक्टिविटीज आपने परफॉर्म कर ली या कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया, जैसे कि आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर लिए तो आपको इंटरेस्ट आ गया, या किसी को आपने कोई काम करा दिया तो आपको कमीशन आ गया, दैट इज नॉट योर मेन बिजनेस, दैट इज अर्न ancillaries activities, auxiliaries activities which you are performing। तो उसके ऊपर अगर कुछ इनकम या गेन हो गए तो उसको आप सेपरेट लाइन पे लिखते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है जी, उसके बाद जो आएगा उसके ऊपर आपने टैक्स प्रोवाइड करना है। टैक्स देने के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज, सॉरी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज। उसके बाद अगर कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, जो बिजनेस बंद होना है या बंद होने वाला है या बंद हो चुका है, ठीक है, या जिस डिवीजन या यूनिट को आप डिस्कार्ड करने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी आपका वो है लॉस है या इनकम है, उसको आप नेट ऑफ टैक्स लेंगे और जो रिजल्ट बन के आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नेट इनकम। फिर उसमें अगर जो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या एक्सपेंसेस का जो एडजस्टमेंट है वो आप करेंगे तो रिजल्ट बन के आएगा साहब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको आसान लफ्जों में ऑलवेज वी विल यूज लाइक नेट इनकम प्लस ओसीआई then it will become as a comprehensive income। तो sometime I will use as a CI is equal to NI plus OCI, sometime I will write like this। तो इसको आपको समझ लेना पड़ेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स द नेट इनकम प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अब सवाल बनता है कि साहब ऑपरेशन जो हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, तो मैं एज अ वन लाइन आंसर बता दे रहा हूँ कि वो इनकम जो आपके नॉन ओनर से कंट्रीब्यूशन से, नॉन ओनर रिसोर्सेज से जब आप किसी चीज को अर्न करते हैं वो हमारा कहलाता है साहब क्या, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसको बोलते हैं ओसीआई। जो नॉन ओनर रिसोर्सेज से अगर कुछ आप इनकम अर्न करते हैं, वी विल सी द एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब सवाल आता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, यानी अब आप क्या देख रहे हैं, ये डिटेल्ड, अब आपने क्या देखना है, कंबाइंड स्टेटमेंट देखना है, किसका, इनकम स्टेटमेंट साथ में कॉम्प्रिहेंसिव। तो यह काफी डिटेल में बना दी गई है। बताया गया जी साहब आपने सेल कर लिया, उसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद जो कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है वो आपने डाल दिया, जो रिजल्ट बन के आया उसे हम बोलते हैं साहब नॉट ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद अगर कुछ डिविडेंड, इंटरेस्ट या कुछ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अगर कुछ हो गया तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस या अनयूजुअल इनफ्रीक्वेंट इनकम है, कुछ भी टाइप का अगर हो गया तो उसको आप एडजस्ट करेंगे, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट्स बन के आएगा, यानी ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट बन के आएगा दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसके बाद हम जो भी अभी आया है वो बिफोर टैक्स है, उसके ऊपर हम टैक्स प्रोवाइड करेंगे। टैक्स प्रोवाइड नेट ऑफ टैक्स करने के बाद जो रिजल्ट कहलाता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसके बाद अगर कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से अगर कुछ इनकम आने वाला है या आ चुका है, उसको अगर हमने लेना है तो नेट ऑफ टैक्स लेंगे। तो जो
हमने लिख लिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया इसको हम बोलते हैं नेट इनकम। इसके बाद जो अगर कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जिसमें 4 एग्जांपल दिया हुआ है, पीएसीई, ठीक है, पीएसीई का मतलब होता है पेंशन में एक्सेस एडजस्टमेंट, ठीक है। दूसरा है अवेलेबल फॉर सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, जो होता है वो हम लोग सीखेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में सवाल बनते हैं। उसके बाद करेंसी ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो, या इफेक्टिव पोर्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, कैश फ्लो हेज में जो पैसे आते हैं। तो 4 इसके एग्जांपल्स हैं टिपिकली। तो चारों के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेटर स्टेज में। तो आ गया, उससे हमने जो रिजल्ट निकल के आया उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अब आपको 2 चीजें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। आपको क्या होता है, हमेशा एक ईपीएस दिखाना पड़ता है। तो ईपीएस को यहाँ पे स्प्लिट करके दिखा दिया कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पे क्या ईपीएस बनेगा और साथ में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पे कितना ईपीएस बनेगा, दोनों का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में एक और आपको इनकम स्टेटमेंट के फेस पे दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। अब आता है कि इनकम जो हमने पीछे जनरेट करके रखा हुआ था उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब होता है रिकॉग्नाइज सेल्स और रेवेन्यू एट द ग्रॉस, देन वी अर्न व्हेन दे आर अर्न्ड एंड रियलाइज और रियलाइजेबल। ये जो वर्ड है ना, अर्न एंड रियलाइज्ड एंड रियलाइजेबल, दैट इज टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने सेल कर लिया, सेल कर लिया इसका मतलब क्या हो गया जी, अर्न हो गया। अब वो पैसे अगर आ गए तो ठीक है, रियलाइज होगा, अगर पैसे नहीं आए तो वो अभी एआर के फॉर्म में है। तो ये जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो हमने क्या कर लिया, सेल को, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद में अगर कोई डिस्काउंट देना है तो हम वहां पर डिस्काउंट या अलाउंसेस देके उसको माइनस करके नेट ऑफ सेल ले सकते हैं। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको एग्जाम में निकालने कभी कभी आता है, दैट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आपके पास ओपनिंग रहेगी, प्लस परचेज कीजिएगा माइनस इन्वेंटरी कीजिएगा, तो रिजल्ट बन के आएगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये बहुत इजी सा चीज है। जब परचेज काउंट करते हैं तो उसमें जो फ्रेट इन्वॉल्व होता है उसको भी आप इंक्लूड करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। रीजन ये है कि ये सब मतलब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है कि आप नाम से आराम से पहचान लीजिएगा कि दिस इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग के एग्जांपल है एसजीएनए, सारे इसमें आते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे एसजीएनए इसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि साहब इसके अंदर एक छोटा सा ये है कि देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, सेलिंग आता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट आते हैं इंक्लूडिंग द प्री ओपनिंग कॉस्ट आल्सो, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। एक सवाल आता है कि जी इम्पेयरमेंट लॉस ओनली फॉर द एसईसी रजिस्ट्रेंट। एसईसी का मतलब क्या होता है, एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। तो अगर जहां पे जो जो शेयर्स आपकी चीजें जो इसमें एसईसी में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो वो भी आप ऑपरेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या चीजें हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, गेन है, कमीशन है, ये सारी चीजें नॉन ऑपरेटिंग होती है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ नॉन एसईसी रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर एसईसी रजिस्ट्रेंट्स ओनली, नॉन एसईसी रजिस्ट्रेंट के ऊपर अगर कोई लॉस है, यानी कोई आपने प्राइवेट इक्विटीज लेके रखी हुई है उसके कारण अगर आपकी कोई वैल्यू रिडक्शन या इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है तो उसको आप यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले साइड पे दिखाएंगे। उसके बाद आता है कि इनकम टैक्स के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो उसमें करंट प्लस डेफर्ड दोनों लेने होते हैं। ऑल टुगेदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दैट टू बी कंसीडर्ड एज द एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। करंट ईयर टैक्स का मतलब ये होता है करंट ईयर की इनकम प्लस करंट ईयर का टैक्स रेट। उसके बाद डेफर्ड इनकम का एक्सपेंसेस क्या होता है, टेम्पोररी डिफरेंस। टेम्पोररी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देयर इज टू काइंड ऑफ डिफरेंस व्हेन यू गो फॉर द डेफर्ड टैक्सेशन। एक होता है परमानेंट डिफरेंस, दूसरा होता है टेम्पोररी डिफरेंस। तो टेम्पोररी डिफरेंस का एग्जांपल्स क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहे हैं और आप इनकम टैक्स एक्ट फॉलो कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट में अगर किसी एसेट या इक्विपमेंट पे 30% का डेप्रिसिएशन है जबकि इनकम टैक्स में 20% का डेप्रिसिएशन है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस क्या है, टेम्पोररी है, बिकॉज ओवर द पीरियड दिस विल बी एडजस्टेड, क्योंकि दोनों के हिसाब से ईदर इफ यू फॉलो द कंपनीज एक्ट और द इनकम टैक्स एक्ट, दोनों में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करना पड़ेगा लेटर और सुनर। तो इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन, आपका जो भी डिफरेंसेस है ना टेम्पोररी डिफरेंस, उसके ऊपर जो करंट रेट से टैक्स अप्लाई करते हैं उसको हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी से दैट टैक्स एक्सपेंसेस यू हैव टू कंसीडर करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स।
अब आता है कि ये इसके ऊपर आपके एग्जाम पे सवाल आ सकते हैं कि साहब आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन किसे कहेंगे। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का असल मीनिंग अगर आपको समझना है तो या तो वो बिजनेस बंद हो गया हो या बिजनेस बंद होने वाला हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिसकंटिन्यू इफ बोथ द कंडीशन इज सेटिस्फाई। पहला, कंपोनेंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्पोज ऑफ और हेल्ड फॉर सेल, या तो डिस्पोज हो चुका है या तो सेल होने वाला है। पहला है कि कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी विद ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एंटिटी, यानी कंटिन्यूड फ्रॉम ऑपरेशन से हटा के अगर डिसकंटिन्यूड में डालना है तो वो एक अपना अलग सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसकी भी जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको हमेशा नेट ऑफ टैक्स में डालते हैं, नेट ऑफ टैक्स में डालते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कंपोनेंट क्लासिफाइड हैज अ हेल्ड ऑफ सेल अनलेस ऑलरेडी डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर, ये सारा कहानी उसमें होना चाहिए। मैनेजमेंट कमिटेड टू प्लान द डिस्पोजल, यानी मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए। एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट द बायर इनिशिएटेड, यानी बायर ने भी उसको लेने का। सेल इज प्रोबेबल विद इन 1 ईयर, तभी आप उसको कहेंगे कि जी इसको हम इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाएंगे, जब जब वो कोई यूनिट या बिजनेस जो भी है आपका, वो या तो आपने पहले डिसाइड कर लिया नाउ वी विल डिस्पोज ऑफ, दूसरा उसके लिए कोई एक्टिव एक्टिविटीज हो रही हो, तीसरा आपके 1 साल के अंदर में बेचना हो, साथ में उसके लिए जो भी एसेट आपने अलोकेटेड किया है वो भी आपको इमीडिएट फॉर सेल हो, साथ में अवेलेबल मार्केट हो, यानी सेल ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग एक्टिवली मार्केटेड, जो आप बेचना चाह रहे हो वो मार्केटेबल होना चाहिए। लास्ट में लिया हुआ है लाइकली चेंज इज अनलाइकली, डिस्पोजेबल प्लान अनलाइकली टू चेंज, यानी कि आपका चेंज होने के चांसेस एकदम नहीं हो। यानी ऐसा नहीं कि आज हम सोच रहे हैं कि इसको बंद करेंगे फिर कल हम बोल रहे हैं नहीं साहब इसको बंद नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। वी आर ऑलरेडी प्लान, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये वाले यूनिट को हमने बेच देना है, दैट्स व्हाई जो भी इनकम आएगा उस यूनिट से हम उसको इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में रखेंगे। अकाउंटिंग के बारे में सिंपल सी बात है कि साहब आप उसको नेट ऑफ टैक्स दिखाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये है कुछ, इसको उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सिर्फ जितने सवाल बनते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया। अब बात आता है साहब की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में हमने आपको बताया कि वो इनकम जो आपके नॉन ओनर रिसोर्सेज से आते हैं, नॉन ओनर ट्रांजेक्शन से आते हैं, ये इसका कीवर्ड है, कीवर्ड है। ठीक है जी, कीवर्ड ये है कि वो इनकम जो आपके नॉन ओनर रिसोर्सेज से आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम प्लस ओसीआई। अब सवाल आता है कि ओसीआई कहते हैं किसको है, तो उसके लिए कुछ वर्ड है। पहला है कि पेंशन एडजस्टमेंट होगा, यानी इंक्लूड ऑल गेन और लॉसेज, जो भी आपका गेन या लॉस हुआ है प्रायर पीरियड कॉस्ट पे एंड नेट ट्रांजिशंस ऑफ एसेट और ऑब्लिगेशन इन द ईयर ऑफ चेंज इज फाउंड स्टेटस ऑफ द पेंशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि साहब अगर कोई पेंशन की एक्चुअल गेन हो जाए, यानी पेंशन की वैल्यूएशंस होती है उसको एक्चुअली कैलकुलेट करके देता है, तो उसके कारण जो आपकी नेट प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो प्लस में पड़े या माइनस में पड़े, उसको हम ओसीआई में लिख के रखते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली जैसे दूसरे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं वैसे ही होते हैं, बट वो इस पे इंश्योरेंस में काम करते हैं, पेंशन की वैल्यूएशंस पे काम करते हैं, और भी काफी सारा उनका काम होता है, बट दे आर मेनली गो फॉर द वैल्यूएशंस। ठीक है, अब आता है कि अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज। इसका मतलब होता है कि अगर कोई अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस है, आपने किसी चीज को रखा हुआ है, अवेलेबल फॉर सेल डेट है, एएफएस है, इसमें का मतलब ये हो गया कि आपने उसको रखा हुआ है कि आपके पास वो इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई है एज एन अवेलेबल फॉर, क्योंकि आपकी जब इन्वेस्टमेंट बाय करते हैं वो 3 तरीके से आपकी क्लासिफाई होती है। पहली क्लासिफाई कैसे होती है जी, करंट इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, दूसरी अवेलेबल फॉर सेल होती है, और तीसरा हेल्ड टू मैच्योरिटी होती है। तो 3 तरीके से क्लासिफाई होती है। तो ये दूसरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल फॉर सेल। तो उसके ऊपर क्या होता है कि समटाइम यू डू द मतलब आप एक नोशनल इनकम या लॉस बुक करते रहते हो सिस्टम पे, ताकि यू आर जस्ट एडजस्टिंग योर इन्वेस्टमेंट विद द मार्केट। तो अब उसमें जो भी प्लस या माइनस होता है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उसको भी हम ओसीआई में लेके चले जाते हैं। अब सवाल आता है करेंसी ट्रांसलेशन। तो करेंसी ट्रांसलेशन को लेके क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट या लॉस ऑन दी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, यूज
मेथड नॉट रीमेजरमेंट मेथड। तो यहाँ पे सिर्फ वही क्लासिफिकेशन, यानी मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने यूएस में करी हुई है और इंडिया में आपकी बिजनेस है, तो यूएस में अगर 70 से 72 हो गया तो आपको लगता है कि 2 रुपए का इनकम आ जाएगा, 70 से 68 हो गया आपको लगता है 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। एंड ये कौन सा है, अभी जो आप एसेट होल्ड कर रहे हो, जो बेचे नहीं हो, जो आप होल्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द, कि आपकी जो किसकी, आपकी जो गेन या लॉस हुई है, वो जो आपने एसेट होल्ड करके रखा हुआ है ट्रांसलेशन के कारण, अभी तक वो ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन के कारण जो भी आपका इनकम या लॉस होता है उसको आप ओसीआई में रिकॉर्ड रखते हो। अगेन बात आता है इफेक्टिव पोर्शंस ऑफ द डेरिवेटिव्स हेल्ड एज अ कैश फ्लो हेज। तो यहाँ पर भी गेन या लॉस होता है किसके पास में, ऑन द इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज, यानी नेट इनकम को क्लासिफाई करना है अगर कोई कैश फ्लो हेज में कोई अगर प्रॉफिट। हम अब सवाल आता है कि हेज क्या है, तो हेज जो होता है ये आप जब कोई डेरिवेटिव्स बाई करते हैं तो आपको फ्यूचर में लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो टू प्रिवेंट योरसेल्फ तो आप क्या करते हो, कोई फ्यूचर में ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट करते हो जिससे आप अपने आप को बचा लो। हेज का रियल मीनिंग होता है अपने आप को बचा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर कैश फ्लो हेज करके अगर कोई प्लस या माइनस हो रहा है बिजनेस में, यानी आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बाई किया होगा एंड दैट इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कैश फ्लो हेज, तो उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो आपको प्लस या माइनस आएगा वो भी आपका ओसीआई में चला जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ऑन द इनटैंजिबल एसेट और फिक्स एसेट, ये लेकिन ओसीआई में जाएगा बट अंडर आईएफआरएस, नॉट अंडर द जीएएपी। अब सवाल आता है कि जीएएपी क्या है और आईएफआरएस क्या है। तो जीएएपी होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करती है, और आईएफआरएस को बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि नॉर्मल है, यूनिवर्सल है, दूसरी बाकी सारी कंट्रीज फॉलो करती है। तो इसके ऊपर बकायदा अपने पास पढ़ने के लिए है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द आईएफआरएस एंड गैप, वो एक अलग से सेक्शन है। बट जब ओसीआई पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन ऐड कर लेंगे कि व्हेन यू आर फॉलोइंग द आईएफआरएस, सो अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है किसके ऊपर एसेट, मतलब इंटेंजिबल एसेट या फिक्स एसेट पर, उसको भी हम ओसीआई के थ्रू लेके चले जाएंगे। ओसीआई क्या होता है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में इनकम, इसके ओनर्स इक्विटीज के हेड के नीचे आता है। अब आता है जी साहब की, अब ये रहा, अभी आपने पढ़ लिया था जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उससे जो रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ तक सब कुछ एक्स्ट्रा डिसकंटिन्यूड, ये सारा इनकम फिर कैलकुलेट के जो आता है वो आपके पास नेट इनकम आता है, उस पर आप ओसीआई ऐड करते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है। इन्होंने साथ में एक्यूमुलेटेड ओसीआई कहाँ लिख के दिखाया है, इक्विटी के नीचे में। इसका मतलब क्या है कि ओसीआई को बैलेंस शीट में नहीं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता है, बल्कि ये सिर्फ कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। और अगर जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो उसमें दिखाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि आपको दोनों आप बना सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ओसीआई और नॉन ओसीआई, यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बोलते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मल इनकम बोलते हैं। यहाँ पे नेट इनकम निकाल के छोड़ दिया था, इसके बाद ओसीआई का एडजस्टमेंट हो गया, ओसीआई का एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकला उसको हम बोलते हैं साहब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। और ये सिर्फ बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कि बैलेंस शीट के अंदर में मैक्सिमम क्या क्या सारे आइटम्स आ सकते हैं। अब सवाल आता है साहब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज नथिंग, इट्स अ रिकंसिलिएशन ऑफ कैश फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैश फ्लो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, द रीजन कि कैश फ्लो कैश बेसिस पे होता है और हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है। तो अगर हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको रियल कैश का कभी भी पता नहीं चलेगा। तो रियल कैश का पता करने के लिए वी नीड टू हैव द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि whenever the company provide, they have to provide, it's a requirement of the financial statement disclosures, ठीक है। Provide the detailed information how the entity cash inflows and outflow works, यानी sources and applications के बारे में बात करता है। उसके बाद disclose the information about the financing and activities, और financing and investing activities, यानी कि आपकी जो 3 लेवल्स पे एक्टिविटीज है उसके बारे में भी आपको पता चलता है कहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से।
तो इन्होंने बताया कि आपको क्या हेल्प मिलता है, डिटरमाइन वेदर एन एंटिटी नीड द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज जनरेटिंग द कैश मीटिंग द ऑब्लिगेशन पेइंग द डिविडेंड। यानी ऑल टुगेदर ये पता चल रहा है कि साहब आपकी कैश की पोजीशन क्या है, इसको अगर समझना है रियल टाइम पे तो यू नीड टू हैव द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और बनाने का रीजन ओनली है कि चूंकि हम अपनी सारी बुक्स जो है अप्रूवल बेसिस पे बनाते हैं तो वो मिसलीड हो सकता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो, सो टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि कैश में कितना है और कितना गया। अब सवाल आता है कि तीन कैटेगरीज में आप सारी एक्टिविटीज को आप स्प्लिट करते हो। पहला एक्टिविटी कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा कहलाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जनरल के जो बिजनेस के जो जनरल ऑपरेशन है अगर उनसे जो पैसे आते हैं उसको हम वहां पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स दैट इज काउंट्स एज द ऑपरेटिंग कैश पेमेंट फॉर द सीजीएन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एसजीएनए यानी कैश पेमेंट किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए, इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद डिविडेंड रिसीव, ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से में आने वाले चीजें हैं। यानी इस पे जो भी कैश आएगा उसको आप क्लासिफाई करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, मान लीजिए कि जब आप अपने एसेट को खरीदते हैं या सेल करते हैं तो उससे जो भी कैश जनरेट होता है उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। उसके बाद आता है साहब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि एंटिटी जो फंड अप करती है, एंटिटी जो पैसा लगाती है वो कहाँ से लाके लगाती है, इक्विटी से लगाती है, बॉन्ड से लगाती है, बोरोइंग से लगाती है, ये सारी जो एक्टिविटीज है दैट इज कॉल्ड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें दो तीन पॉइंट है जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है। तो पहला डिविडेंड आएगा तो ऑपरेटिंग, जाएगा तो फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट आएगा या जाएगा बोथ ऑपरेटिंग। ठीक है, अब कैश फ्लो बनाने के बेसिकली दो मेथड्स है, पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो उस पे हम नेक्स्ट डे पे जाएंगे। द रीजन के हम आपको एटलीस्ट एक बार चाह रहे हैं कि आप यहाँ तक एक वन रीडिंग बाय योर सेल्फ आप दे दो, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें कवर कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हम इजी इजी चलेंगे। द रीजन के सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल्स है और कैश फ्लो के 3-4 न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। अभी तक जो भी पढ़ा है उससे 2-3 एमसीक्यू आएंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएंगे, मुश्किल से 2-3 एमसीक्यू बनेंगे उसमें, बट आपकी रीडिंग होनी चाहिए वन टाइम। हाँ जी भाई, नहीं मैं क्यों करूंगा, मैंने आपको करने दिया साहब, मैं क्यों करूंगा। वालेकुम अस्सलाम, किधर है जिदीश ने कहा। हम्म, खुशनवाज भाई कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम, कैसे हैं। अच्छा, ठीक से याद आया कि